हेलो फ्रेंड, आज हम आधुनिक भारत के बारे में जानते हैं। आधुनिक भारत कहा जाए तो सन 1600 के बाद आधुनिक भारत कहा जाता है। आधुनिक भारत में यूरोपियन का आगमन प्रथम जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी आदि हमारे देश में व्यापार करने आए। जो सर्वप्रथम आए जिन्हें पुर्तगाली कहा, और सबसे अंत में पुर्तगाली ही भारत को छोड़कर गए। तो नंबर फर्स्ट देखते हैं, पुर्तगाली के बारे में जानते हैं। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय में पुर्तगाली थे। उन्होंने मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रवेश किया। मसाला व्यापार में खासकर काली मिर्च थी और विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्री, कारखाने, बस्ती, किले की स्थापना की। यह कारखाने उत्पादन के केंद्र नहीं थे बल्कि भंडार गृह थे। यहाँ पर वस्तुओं का संग्रह कर उन्हें यूरोप भेजा जाता था। यह फैक्ट्री किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी जिसमें गोदाम, कार्यालय तथा व्यापारियों के लिए आवास भी होते थे। पुर्तगालियों ने कारखाना निर्माण की इस पद्धति को इटली के व्यापारियों से प्राप्त किया। नंबर 2 देखते हैं आगे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1998 में सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी तट कालीकट, जो केरल में पड़ता है, वहां पे आया, जहां हिंदू शासक जोमरन ने उसका स्वागत किया, जबकि वहां मौजूद अरबी व्यापारियों ने उस विरोध किया और विरोध का कारण अधिक था। नंबर 3 देखते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मीडा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला पानी नीति कहते हैं जिसे, अर्थात शांतिपूर्वक व्यापार की नीति बनाई। उसके बाद आए पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के ने भारत में पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि भारत में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना मजबूती का आधार बने। अल्बुकर्क को भारत में वास्तविक शक्ति का संस्थापक भी कहा जाता है। सन 1961 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स के साथ पुर्तगाली कैथरीन का विवाह हुआ और उपहार स्वरूप बॉम्बे ब्रिटिश राजकुमार को प्राप्त हुआ, जिसने आगे चलकर 1668 में बॉम्बे ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। अब देखते हैं पुर्तगालियों का योगदान। भारत में क्या योगदान रहा उनका। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की उन्होंने, तंबाकू की खेती का प्रचलन शुरू किया, यूरोपीय गौतिक स्थापत्य यानी मीनारों का नुकीलापन भारत में प्रवेश हुआ। अब उनका पतन का कारण क्या रहा देखते हैं, चलिए। पुर्तगालियों की ईसाईकरण की नीति ने असंतोष पैदा किया, फलतः उन्हें स्थानीय सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या सिख हो, उन्होंने सभी का धर्म परिवर्तन कराने को कहा। नंबर 2 देखते हैं। व्यापार के साथ उन्होंने लूटपाट की नीति जारी रखी, अतः विरोधी पैदा हुए। वस्तुतः पुर्तगालियों के कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति की शुरुआत की उन्होंने, जिसके तहत समुद्री व्यापार के लिए जहाजों की पुर्तगालियों से परमिट प्राप्त करना होता था। इसे परमिट न लेने वाले को दंडित करते हुए उसके समुद्री जहाज को लूट लिया जाता था। अब आते हैं डच। हॉलैंड देश के सन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसके देखरेख के लिए 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया। डच सरकार का कंपनी पर नियंत्रण था और कंपनी के द्वारा की जाने वाली संधियां डच सरकार के नाम से की जाती थी। डच कंपनी को युद्ध करने, संधि करने एवं क्षेत्र विस्तार करने की शक्ति सरकार द्वारा प्रदान की गई। नंबर 2, डचों ने बाटविया इंडोनेशिया को अपना मुख्यालय बनाया।
भारत से डच कंपनी इसी केंद्र के प्रति उत्तरदायी थी। नंबर 3, डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्र को निर्यात को ज्यादा महत्व दिया। इसी तरह भारत से भारतीय वस्तुओं में वस्त्र के निर्यात की सर्वप्रथम वस्त्र बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। डचों ने कोरोमंडल तट से व्यापार को प्रमुखता दी। अंततः 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। उसके बाद अब देखते हैं डेनिश कंपनी यानी डेनमार्क। डेनिश कंपनी डेनमार्क की कंपनी थी जिसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। इसने ट्रंकोबार तमिलनाडु में अपना पहला व्यापारिक केंद्र बनाया और आगे चलकर अपने सभी केंद्र ब्रिटिश को बेचकर चले गए। अब सबसे बाद में आई ब्रिटिश कंपनी, जो 1588 में अंग्रेजों ने अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता प्रमाणित कर पूर्वी क्षेत्र में व्यापार हेतु कदम बढ़ाया। इसी क्रम में 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसके आरंभ में 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। आगे चलकर 1609 में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने एक व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। आगे देखें नंबर 2, 1608 में जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेजों के दल ने सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की और इसके लिए शासक की अनुमति लेनी चाहिए, जो उस समय नहीं मिली। अतः 1613 ईस्वी में सर थॉमस रो के नेतृत्व में आए ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल को मुगल शासक जहांगीर द्वारा स्थायी बस्ती निर्माण की अनुमति दी गई। इस तरह सूरत में अंग्रेजों की प्रथम बस्ती की स्थापना हुई, जबकि 1611 में दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम बस्ती की स्थापना की थी। आगे देखें 1698 में बंगाली सूबेदार अजीमुशान ने अंग्रेजों को सुल्तानती गोविंदपुर कोलकाता की जमींदारी प्रदान की। इन्हीं स्थानों को मिलाकर जॉर्ज चारनॉक ने फोर्ट विले कोलकाता की स्थापना की, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। अब देखते हैं चौथा नंबर। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को शाही फरमान प्रदान किया, जिसके तहत उन्हें बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। अब देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी। नंबर 1, 1664 में लुई 14 के समय वित्त मंत्री कॉलवर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार और वित्तीय संसाधन प्राप्त थे। यह पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। नंबर 2, 1668 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में प्रथम फ्रांसीसी दल भारत आया और सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। आगे देखें तीसरा नंबर। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान 1760 में अंग्रेजों ने बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित किया। नंबर 4, राजनीतिक हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ लेने की अवधारणा का सूत्रपात भारत में फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने किया, जिसे आगे चलकर अंग्रेजों ने अपनाया। आगे देखें फ्रांसीसियों के पराजय के कारण। फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी। इस कारण निर्णय लेने में विलंब होता था। फ्रांसीसी अधिकारियों में सहयोग एवं समन्वय का अभाव था। फ्रांसीसियों की नौसैनिक क्षमता ब्रिटिश की तुलना में कमजोर थी। ब्रिटिश कंपनी को उनकी अपनी सरकार का जितना समर्थन मिला, वैसा फ्रांसीसी कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ। यही कारण है कि ब्रिटिश कंपनी के साथ संघर्ष में फ्रांसीसी पराजित हुए।